Well, I'm back with my another video of Elizabethan Age Part 2. In this video, I will also discuss 25 most important questions of Elizabethan Age, which is very important for exam point of view, like TGT, PGT, UGC NET, JRF NET. I think this 25 question I think is very best. If you will continue to in this video, then you will definitely find that this is very beneficial for you. Okay, so let's start the MCQ series. Okay, so in this series, the first question we have: who of the following was not involved in the War of the Theaters? So War of Theaters, जो तो अगर हम वार ऑफ थिएटर्स की बात करें तो वार ऑफ थिएटर्स में जैसा कि इसमें का एक नॉट इन्वॉल्व, तो क्रिस्टोफर मार्लो इज नॉट इन्वॉल्व इन वार ऑफ थिएटर्स, बट व्हाट वाज वार ऑफ थिएटर्स इन लेटर एलिजाबेथन एज ना। लेटर एलिजाबेथन एज में वार ऑफ थिएटर्स था क्या? वार ऑफ थिएटर्स जो था, जो इसमें मेन राइटर्स थे बेन जॉनसन, जॉन मर्सन और डेकर थे। तो एक तरफ बेन जॉनसन थे ना, और वहीं दूसरी तरफ जो थे मास्टन एंड डेकर थे। ठीक, तो बेन जॉनसन जो थे वो एक दूसरी कंपनी के लिए वर्क लिखा करते थे और ये एक दूसरी कंपनी के लिए, तो इसी में दोनों विवाद होता था। ठीक, तो हुआ क्या था कि एक बार जो है, तो 1599 में जॉन मास्टन ने एक वर्क लिखा, एक प्ले लिखा जिसका नाम था हिस्ट्रियो मैट्रिक्स। ये प्ले लिखा था इन्होंने, और इसमें उन्होंने बहुत ही पब्लिकली क्रिटिसाइज मतलब किया था बेन जॉनसन को। ठीक, बेन जॉनसन क्रिटिसाइज़ किया, वहीं वहीं मतलब कि तब इसके रिस्पॉन्स में बेन जॉनसन ने भी तुरंत जो इसको रिप्लाई दिया और उन्होंने लिखा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ओके, तो इन्होंने भी जो है ये हो गया एक। ठीक, फिर उसके बाद जो है, और उनको क्या कहा था? फ्यूस्टियन। ठीक, क्या मतलब होता है फ्यूस्टियन का? मतलब कि फ्यूस्टियन मतलब होता है कि जैसे बनावटी तरीके से, बनावटी बोलना, बनावटी व्यवहार, बनावटी लिखावट। तो ये फ्यूस्टियन, लिटरेचर में इसका फ्यूस्टियन का यही मतलब होता है। ठीक है, तो एवरी मैन ऑफ आउट हिज ह्यूमर में इन्होंने जॉन मॉस्टन के हिस्टोरियोमेट्रिक्स को रिप्लाई दिया। फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट जो फिर बेन जॉनसन ने अपना एक और वर्क लिखा, सिंथियास रिबेल। ठीक, अब सिंथियास रेबल में जो है, इसने जो है व्हाट यू विल ना, व्हाट यू विल, मार्शन ने एक प्ले लिखा व्हाट यू विल। तो ये जो प्ले लिखा इन्होंने, इसमें इन्होंने इनको जो है लम्पून की, मतलब कि लम्पून कह के संबोधित किया। ठीक, लम्पून कह दिया। लम्पून क्या होता है? पब्लिकरी, मतलब कि जो है इनका मतलब कि ऐसा, इन्होंने ऐसा कहा कि लम्पून है, मतलब कि इनके वर्क की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। जहाँ जाते हैं मतलब कि सभी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पूरी पब्लिकली कोई वो नहीं करता। ठीक, और जो है फिर उसके बाद जो है, वहीं फिर उसके बाद बेन जॉनसन ने फिर लिखा पोइट स्टार या पोइटेस्टर। ठीक, पोइटेस्टर, POETASTAR, 1601 में। तो सिंथियास रिबेल, पोइटेस्टर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये जो हैं, ये तीन इनके जो हैं वार ऑफ थिएटर्स की रचनाएं हैं, और भी हैं। और जॉन मॉस्टन की हिस्ट्रियोमेट्रिक्स, वाटरविल, और ये भी एक डेकर भी है ना, तो मॉस्टन और डेकर दो थे ना। तो फिर उसके बाद जो है पोइटेस्टर में इन्होंने दो लोगों को टारगेट कर दिया। ठीक, इन्होंने मार्स्टन को भी टारगेट किया और थॉमस डेकर को भी टारगेट किया। ठीक, दो लोग को टारगेट कर दिया इन्होंने इसमें। फिर हुआ क्या? थॉमस मार्स्टन और डेकर को टारगेट किया, फिर जो है डेकर ने सेटायरो मैस्ट्रिक्स जो है इन्होंने भी लिखा, डेकर ने भी जो इसमें लिखा, और इन्होंने जो है फिर बेन जॉनसन को मतलब कि क्रिटिसाइज किया। ठीक, और ये पोइटिस्टर में जो है इन्होंने डेकर को क्या कहा था? डेकर को इन्होंने कहा था कि जो है हैक प्ले राइट। क्या कहा था? हैक प्ले राइट ना, हैक प्ले राइट कहा था इन्होंने। तो ऐसे जो है चल के इनके वार ऑफ थिएटर्स
ना। वार ऑफ थिएटर ऐसे फेमस हुआ इन दोनों के बीच में। तो वार ऑफ थिएटर्स की जो रचनाएं हैं वो याद रखिएगा। बेन जॉनसन की तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक। फस्टियन इन्होंने कहा था किसको, फस्टियन नेम दिया था थॉमस मास्टन को, जॉन मास्टन को। सिंथियाज रिबेल भी था, उसके अगेंस्ट में व्हाट यू विल को रिस्पॉन्स किया था। हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स के इस रिस्पॉन्स पे एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। पोइटिस्टर में दो लोगों को टारगेट किया बेन जॉनसन ने, जॉन मास्टन और डेकर को। और फिर डेकर ने भी सैटायरोमैस्टिक्स लिख के जो है पोइटिस्टर को जो है टारगेट किया था, आई मीन बेन जॉनसन को टारगेट किया था। बाद में जाकर जो है ये 1604 में जो है इनका विवाद डिस्प्यूट जो क्या हुआ था, डिस्प्यूट पैचअप हो गया था। पैचअप मतलब कि सुलह हो गया था इन लोगों, ठीक ना। तो ये था कि मतलब कि जॉन ऑफ मॉस्ट, ये टोटल जो है आपका जो है वार ऑफ थिएटर्स था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी इन अमेरिका वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई वाल्टर रेलिग इन 1584 एट, कहाँ पर, इन वर्जीनिया। तो वाल्टर रेलिग ने जो है अपनी फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी अमेरिका में जो बसाई थी वो वर्जीनिया में बसाई थी, ठीक। इसमें तो वाल्टर रेलिग के बारे में आपको पता ही होगा। वाल्टर रेलिग जो थे वो कोर्टियर थे, किसके, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के कोर्टियर थे ना। और ये जो है इनको जो है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, ये एक्सप्लोरर भी थे। तो इनको जो है इधर उधर मतलब भेजा जाता था, इनको जो है जाके एक्सप्लोर करो। सोल्जर भी थे, राइटर भी थे, तो बहुत सारी इनके पास वो थी। तो वही इन्होंने जो है जब इनको बाद में एक्सप्लोर करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने इनको भेजा था, तो अमेरिका में जाके छोटी सी कॉलोनी बसाई थी वर्जीनिया में ना 1584 में। तो ये आपको मोटा मोटी छोटा मोटा याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है द ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन द ईयर, ओके। देखो ये बिल्ट की बात कर रहा है, तो जो बिल्ट हुआ था ग्लोब थिएटर वो आपका हुआ था 1599 में। लेकिन अगर ग्लोब थिएटर की बर्न की बात करें हम, कब ये बर्न हुआ था और ये कब तबाह हो गया था, गटर डाउन हो गया था, तो ये हुआ था 1613 में, ठीक। कौन, उस समय शेक्सपियर का हेनरी 8th प्ले जो है चल रहा था, ठीक। तो ये आपका जो है द ग्लोब थिएटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। द ग्लोब थिएटर के तो जो ग्लोब थिएटर था, आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड चैम्बरलेंस और कैम्बरलेंस, ठीक है ना, ये नाम सुना होगा आपने। तो लॉर्ड जो कैम्बरलेंस थे उन्होंने जो है इसको मिलके बनाया था। अच्छा, ग्लोब थिएटर बना क्यों था? ग्लोब थिएटर जो है जो एक्टिंग ट्रूप होते थे, जो एक्टिंग करते थे, तो एक्टिंग ट्रूप क्या होते थे, मतलब जा के जगह जगह जो है वो अपना जो है तंबू उम्बू गाड़ के एक्टिंग करते थे। तो उस समय एक आपको पता होगा कि प्यूरिटन और एंग्लिकन ना, इसमें बड़ा विवाद रहता था, ठीक। और इसको हम बोलते हैं कैथोलिज्म और प्रोटेस्टिज्म ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो इनमें बहुत विवाद रहता था, राइट। तो प्यूटन एक था, एलन गिल्स एलन का आपने नाम सुना होगा, गिल्स एलन, ठीक। तो गिल्स एलन एक प्यूटन था, और जब ये लोग अपना एक्टिंग ट्रूप लेके पहुँचे वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है एक थिएटर बनाने की मांग की अपने एक्टिंग ट्रूप के साथ कि वहाँ पे थिएटर बनाएंगे और यहाँ पे जो है ड्रामा वगैरह प्ले वगैरह होगा। तो वहाँ पे जब ये प्यूटन जो गिल्स एलन था उसने क्या किया, इनको परमिशन नहीं दिया, इनको जो है डिसअप्रूव कर देंगे परमिशन को। फिर क्या हुआ, तब उसके बाद जो है इन्होंने जो है रिचर्ड बर्बिज के साथ मिलकर जो है कैम्बरलैंड ने ये ग्लोब थिएटर को बनाया, ठीक है ना। तो बस इतना जो है, बाद में जो है ये क्लोज़ भी हो गया था ना 1642 में। तो आपको ये चीज़ ग्लोब थिएटर देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बनाया लॉर्ड चैम्बरलेन ने, विलियम शेक्सपियर भी इसमें काम किया ना। उसके बाद जो है 1613 में जल गया, फिर बाद में जो है 1642 में जो है इसको जो है सिविल वार के बाद जो है इसको जो है फिर ओपन किया गया। उसके पहले जो है बहुत दिनों से पार्लियामेंट ने जो है वो अभी जो मिल्टन वाला इस पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि प्यूटन के और उसे चार्ल्स और ये ओलिवर क्रॉम्वेल और चार्ल्स फर्स्ट के बीच जो युद्ध हुआ था, तो मिल्टन भी एक प्यूटन था। क्या था? प्यूटन था मिल्टन भी। प्यूटन मतलब वही होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक। तो ये सारी ग्लोब थिएटर से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है
ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड मनी इज़ लाइक अ मक नॉट गुड एक्सेप्ट इट बी स्प्रीड। पैसा क्या होता है? पैसा मतलब कि अगर आप इसको ये एक मक की तरह है। मक मतलब होता है जैसे आप मक जैसे मतलब कि गार्बेज, गार्बेज डू मीन कचड़ा। तो मक मतलब होता है कचड़ा। पैसा क्या है? कचड़े के समान है। नॉट गुड, अच्छा नहीं है। एक्सेप्ट, क्योंकि अगर इसका जो है फैलाया ना जाए तो ये फ्रांसिस बेकन ने जो है ये कहा था, ये मनी इज़ लाइक अ मक। और किसके रेफरेंस में कहा था? ये जो है जेम्स फर्स्ट के रेफरेंस में कहा था, ठीक। और ये जो है इनके एसे में ऑफ सेडिशंस एंड ट्रबल्स, ऑफ सेडिशंस एंड ट्रबल्स एसेज में ये पब्लिश हुआ था। तो बहुत ही फेमस हुआ था ये, मनी इज़ लाइक मक नॉट गुड एक्सेप्ट इट। इनके बहुत सारे फेमस कोट्स भी हैं, जैसे कि सम बुक्स शुड बी टेस्टेड, सम devoured, but only a few should be chewed and digested thoroughly ना। तो ये अब बहुत ही अच्छा जो है इनका। और भी है, जैसे होप जो है इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सपर। सपर, ब्रेकफास्ट एंड सपर जानते हैं ना? सपर मतलब होता है वो जो हम इवनिंग में लेते हैं, डिनर के पहले ना, डिनर के पहले ना, और लंच के बाद सपर होता है, ठीक। ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और डिनर, ठीक। तो होप इज अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सपर। ए वाइज मैन विल मेक मोर अपॉर्चुनिटीज़ देन ही फाइंड्स। बहुत सारे हैं इनके ना। इनका जो है ऑफ स्टडीज़ में जो है ये बहुत ही फेमस हुआ था ना। तो मनी इज़ अ ग्रेट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ये भी है। तो बहुत सारे इनके फेमस कोट्स हैं। आप जो है जब भी जाइए, मतलब फ्रांसिस बेकन के कोट्स वगैरह आप ज़रूर पढ़ के जाइए। जैसे इनका एक है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड देयर फॉर इफ़ अ मैन राइट लिटिल ही नीड हैव अ प्रेजेंट विट एंड इफ़ ही रीड लिटिल ही नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो विच ही डॉथ नोट ना। इनका जो लैटिन में भी बहुत सारे कोट हैं। लैटिन में जैसे इप्सा साइंटिया पोटेस्टस एस्ट, इनका है ना एक तो वो इप्सा इप्सा साइंटिया पोटेस्टस एस्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज इट सेल्फ इज अ पावर ना। तो बहुत सारे हैं, ठीक है। समय बहुत ज़्यादा हो, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। इन विच प्ले डू यू हैव द लाइन माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्ट, रोमियो एंड जूलियट। कौन कहता? हिज लाइफ इज बिलोंग्स टू हिज enemy, said by रोमियो। क्यों कहता है रोमियो? वेन एवर ही लव्स टू जूलियट and he knows very well that she is a Capulet. She is a Capulet, and he was Montague, and you know very well Montague and Capulet family ना इन्वॉल्व इन द वार, यू कैन ना। सो तो ऐसा है कि जो मतलब कि जूलियट जो है वो जानता था कि जूलियट जो है हमारे मतलब कि एक राइवल फैमिली से बिलोंग करती है, तो भी उसने जो है वो उससे प्यार करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है ये कोट्स कहता है माई लाइफ जो है इज़ माई फोर्स डेप्ट ना, कि माई लाइफ सिंस ही लव जूलियट बिलोंग्स टू हिज एनिमी द कैपुलेट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर लिखे हैं। विच ऑफ द, बड़ी बात नहीं बता दी है भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट हैव अ मास्क्यू इंटरल्यूड ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, सो इट मिडसमर नाइट देव, द टेम्पेस्ट, हेमलेट और रोमियो एंड जूलियट। तो here we have a four plays and we have to in which plays of Shakespeare not mask or interlude. तो हेमलेट, इन हेमलेट यू
डिडंट हैव यू नेवर फाउंड मास्क्यू. ओके. मिडसमर नाइट ड्रीम आपको पता है. टेम्पेस्ट, जूलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टाउनले प्लेज आर ए ग्रुप ऑफ मिस्ट्री प्लेज. ठीक. तो ये आप मिस्ट्री प्लेज, मिराकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, इंटरल्यूड्स, ये आपको पता होना चाहिए. So if we talk about mystery plays, so mystery plays focused on you can say representation of बाइबल. ठीक. मतलब वो बाइबल से कहानियाँ लेते थे, आदम और ईव की कहानियाँ बताते थे, अर्थ की क्रिएशन के बारे में बताते थे, है ना, लास्ट जजमेंट क्या होगा. तो ये सब जो है मतलब कि बाइबल के बारे में बताते थे. वहीं मिराकल प्ले क्या था, मिराकल प्ले जो थे वो मिस्ट्री प्लेस से मतलब कि मतलब कि डिस्टिंग्विश समझाते थे, मतलब कि इम्पोर्टेंट समझाते थे, अच्छे वर्क माने जाते थे मिराकल प्लेस. और ये जो था ये बिलोंग्स टू सेंट्स लाइफ, सेंट्स लाइफ्स ना, सेंट्स के लाइफ्स पे जो है ये बिलोंग करते थे. ठीक है. तो ये जो है ऑर्डनरी लाइफ, ऑर्डनरी पीपल के जो उनके अच्छे गुणे होते थे, इवेंट्स होते थे, उसके बारे में बात करते थे. ठीक. तो ये था मिस्ट्री प्ले और मिराकल प्लेस में अंतर. मोरालिटी प्लेस क्या होता है. तो मोरालिटी प्लेस की अगर हम बात करें तो मिस्ट्री प्लेस और मिराकल प्लेस, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोरालिटी प्लेस है उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है वो क्या है, ये रूट इसके यही है. मतलब कि मिस्ट्री प्ले और मिराकल प्लेस की रूट है मोरालिटी प्ले के. मोरालिटी प्ले में क्या होता था, मोरालिटी प्लेस जो है इन दोनों चीज़ों को, दोनों एलिमेंट्स को, मिस्ट्रीज प्लेस के एलिमेंट को और मिराकल प्लेस को एलिमेंट को, एक जो प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते थे और जो मतलब कि प्रोफेशनल ड्रामा जो एक्टर्स होते थे वो जो है ये प्लेस खेलते थे. ठीक है. और उसमें जो है वो गुड एंड एविल को दर्शाते थे और पब्लिक की सिंपैथी लेते थे और मिक्स करते थे इन सारे एलिमेंट्स को. तो एंड छोड़ देते थे उसको डिसाइड करने के लिए पब्लिक पर कि आपको डिसाइड करना है कि गुड क्या है, एविल क्या है. इसमें जो होता था, जो उनका जो मोरालिटी प्लेस में जो प्रोटैगनिस्ट होता था, प्रोटैगनिस्ट जो होता था वो मतलब कि हमेशा जो ह्यूमैनिटी के ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता था, मतलब ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता था. ठीक है ना. और जो है इसमें जो है गुड और एविल कैरेक्टर्स को पर्सनिफाइड किया जाता था. ठीक. कभी कभी जो है प्रोटैगनिस्ट बहुत परेशान होता था, जैसे फिर मान लो कि प्रोटैगनिस्ट कोई है जो गॉड का विरोध कर रहा है, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी ना, तो फिर बाद में जो है उससे चल के उसको बहुत परेशानी होती है, मिराकल्स को नहीं मानते बहुत से. तो ऐसे ही गुड और एविल्स को प्रेजेंट करते हैं. तो ये कह सकते हैं कि मोरालिटी प्लेस जो है वो मतलब कि जो है मिस्ट्री प्लेस और मिराकल प्लेस से एलिमेंट को लेकर वो पब्लिक के सामने जो है रखता था. ठीक है ना. ये है मिस्ट्री प्लेस. इंटरलूड क्या होता है. हमने बचपन में बहुत सारी नैतिक किताबें, नैतिक और हमारा नैतिक शिक्षा चलता था, मोरल वैल्यूज़ वाली किताबें. उसमें जो है वाइस इज़ ना, वाइस इज़ पनिश्ड एंड वर्च्यू इज़ रिवार्डेड ना. जो है जो अच्छे लोग होते हैं उनको इनाम मिलता था, मतलब रिवार्डेड कहते थे ना, गॉड के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ना, पब्लिक के द्वारा. और जो पाप होते, जो मतलब जो पाप करते थे, गंदा काम करते थे, उनको क्या होता था कि उनको सज़ा मिलती, पनिश मिलता था. तो हियर यू कैन से जे वाइस इज़ punished and virtue is rewarded. So this element of morality plays. बाद में जो है हमको इस होता नहीं कि इसमें आपने इस लेसन को पढ़ा तो what you have moral lessons or taught you have learned ना. तो ये सारी चीज़ें थी. इंटरल्यूड्स की हम बात करें तो इंटरल्यूड जो होता है वो होता है एक तरह का, जैसे आपने आप में से अगर आप लोग जो है कहीं अपने गांव या जिस गांव से जो बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे. एक होता था प्रहसन. जब हम लोग कहीं नाटक वगैरह देखने जाते तो वहाँ बीच में प्रहसन खेला जाता था. वो क्या होता था, वो जो पब्लिक होती है उनको रिलीफ देने के लिए, उनके माइंड में फिर से मतलब कि अगले जैसे आप टाकीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरवल होता है ना, इंटरमिशन, मध्यांतर ना. तो वो जो होता था कि आप जो है अपने माइंड को फिर से तैयार कर सके उसके आगे के प्लॉट्स को, थीम्स को,
उसके जानने के लिए। तो ऐसे इंटरल्यूड्स होते थे बीच बीच में, ताकि आपको क्या हो सके, आपको जो माइंड को रिलैक्स मिल सके, रिलीफ मिल सके। आप जो है फिर से आने वाली आगे आगे मतलब जो आप फिर से देखेंगे उसको आप ग्रास्प कर सकें ना, चीज़ों को समझें, सोचें ना, विचार करें। तो ये इंटरल्यूड से होता था। और उस समय में जो होता था, ये तो आपका समय, उस समय में क्या होता था, उस समय में लंबे लंबे प्लेज होते थे और पब्लिक बैठी रहती थी। तो बीच बीच में जो है म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया ना, कुछ मतलब कि कॉमेडी हो गया, एक शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटा सा ना, कि जो है जिससे कि जो है पब्लिक को एक माइंड रिलीफ मिल सके। ये होता था इंटरल्यूड्स। आई थिंक मैं आपको समझा पाया कि नहीं, कितना आप समझे कितना नहीं समझे, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इंटरल्यूड्स। ठीक, तो आप मिस्ट्री प्लेस देख लीजिएगा, 2-3 मिराकल प्लेस उस समय के एलिजाबेथन के मोरलिटी इंटरल्यूड आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एक टाउनले प्लेस के बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा। टाउनले प्लेस जो था ये ग्रुप था, ठीक है ना। टाउनले प्लेस क्या था, ये एक ग्रुप था। तो मतलब इनका एक साइकिल चलता था, ठीक है, साइकिल इनको बोलते थे। इसमें जो है 4 उसमें बटा हुआ था। जैसे कुछ होते थे टाउनले प्लेस ग्रुप होते थे ना, और एक होता था जो है इनका यॉर्क साइकिल ना, यॉर्क साइकिल, ये भी ग्रुप था। ये ग्रुप क्या थे, मतलब कि एक ये समझिए एक्टिंग ट्रूप थे। ये जाते थे गांव गांव में और जो है प्ले करके बताते थे ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसे, कहीं आप रामलीला देख लें, रामलीला का ये आयोजन हुआ हो ना, तो रामलीला का आयोजन होता है, उसमें पूरी जो है रामचरितमानस का जो है पाठ करते हैं कई दिन तक में। तो वैसे ही समझ लो टाउन लो प्लेस एक ग्रुप होता था। तो अब उस ग्रुप में अकेले तो कोई 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 हनुमान बनेगा, कोई सीता बनेगा, कोई राम बनेगा। तो ऐसे ही मतलब कि आप ये समझिए कि वैसे ही ग्रुप होते थे उसमें। तो बहुत सारे एक्टिंग ग्रुप होते, इसमें कुछ कुछ लोग होते, जैसे यॉर्क साइकिल जो था, इसमें जो थे हमारे साइकिल में जो यॉर्क साइकिल ग्रुप था ना, ये इसमें इनके कम से कम 48 होते थे, मतलब 48 लोग मिलकर काम करते थे ना। और तो टाउनले प्लेस था, ये 32 लोगों का, 32 लोग ग्रुप था, 32 लोगों का ग्रुप था ये। ठीक, और एक था इनका जो है चेस्टर साइकिल ना, चेस्टर साइकिल, चेस्टर साइकिल। और चेस्टर साइकिल था वो इनका जो था वो ये था इनका 24 का। ठीक, तो सबसे बड़ा जो है यॉर्क था ना, उसके बाद जो था टाउनले, उसके बाद जो था अपना चेस्टर ना। तो ये आपको ग्रुप याद रखने हैं। और ये तीनों ग्रुप जो थे ये अपना घूम घूम के मतलब कि बिब्लिकल्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, बाइबल की बातें बताते थे, नो एबेल की कहानियाँ सुनाते थे। आपने अगर जॉन मिल्टन को पढ़ा है, उनकी पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें आपको नो एबेल और आदम और यूव की कहानियाँ वगैरह सब चीज़, तो वैसे ये लोग प्ले कर करके घूम घूम के प्ले। आई थिंक टाउन प्ले आपको समझ में आ गया होगा कि टाउन प्ले क्या था। टाउन प्ले इनका एक साइकिल होता था, साइकिल को डिवाइड करते टाउन प्ले साइकिल, यॉर्क साइकिल, चेस्टरले साइकिल। तो यॉर्क में जो हमारे 48 ग्रुप ऑफ मेंबर थे, टाउनले में आपके 32 ग्रुप ऑफ मेंबर, और चेस्टरले में आपके 24। ठीक, सबसे छोटा जो ग्रुप था वो 24 चेस्टर साइकिल का ग्रुप था। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है टाउनले, जो कि मिस्ट्री प्लेस से बिलोंग करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। द डिसओबीडियंट चाइल्ड इज़ एन एग्जाम्पल फॉर। तो ये जो है इंटरल्यूड है। मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ा जो है पढ़ लीजिएगा मिस्ट्री प्लेस, मिराकल प्लेस, तो पीछे बता भी दिया है मैंने। और मिस्ट्री प्लेस आप देख लीजिएगा एलिजाबेथ में कौन कौन से मिस्ट्री प्लेस थे। तो जैसे द डिसओबीडियंट चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल फॉर इंटरल्यूड, याद रखिएगा। इट्स कॉमिक इंटरल्यूड रिटन बाय यू से थॉमस इंजल इंज सॉरी थॉमस इंजलैंड, थॉमस इंग्लैंड और इंजलैंड ना, 1560 में इसको लिखा गया था, 1560 में। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है कॉमिक है, ये कॉमिक हमने आपको बता दिया है। ये इंटरल्यूड जो है वो कॉमिक है, डिसओबीडियंट चाइल्ड। और भी बहुत सारे, तो मैंने कहा था ना, जिसे अभी आपको बताया था प्रोसन में कुछ एक मोरल वैल्यूज निकलता था, शॉर्ट होता था। तो इसका जो मोरल डिसओबीडियंट चाइल्ड का जो इसका जो मोरल नॉलेज था, मोरल ज्ञान था, वो ये था कि डू नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स। ओके, डू नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स। ठीक, नेक्स्ट we have a ninth question. In which play do we find these lines? Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but was very easy ना। अगर मतलब कि हाँ, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आई थिंक हो सकता है उनके लिए थोड़ा
थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सबको पता है कि ये जो है आपका जो है जूलियस एंड सीज़र में बहुत ही फेमस प्ले है, रोमन प्लेज है उनका, विलियम शेक्सपियर का। तो कावर्स डाई जब कैलिफोर्निया उनको रोकती है, जूलियस को ना, सीज़र को, सॉरी, सीज़र को जब रोकती है कि सॉरी जूलियस को, माफ़ कीजिएगा, जूलियस को जब रोकती है वहाँ जाने से, तो वो कहता है कवर टाइम मैनी टाइम, वो सपना आता है ना उस कैलिफोर्निया को, तो कहता है कि डेथ द वेलेंट नेवर टेस्ट द डेथ ऑफ बट वंस। तो इसमें से कोई भी ऐसा प्ले नहीं है जो ये इसमें जो है वो जूलियस एंड सीज़र का जो है ये प्ले का है। नेक्स्ट, इन हैमलेट हु सेज द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, तो ये कहती है गर्ट्रूड ना, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, गर्ट्रूड कहती, ठीक। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन विच प्ले डू यू फाइंड दीज लाइन्स, ब्लो ब्लो द विंड एज यू लाइक इट। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर से दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, मार्क एंटोनी ना, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। तो ये भी जो है जूलियस और सीज़र में जो है ये मार्क एंटोनी ये कहता है दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, किसके लिए कहता है, ये सीज़र के लिए कहता है, किस मतलब कि जो कि ये ब्रूटस को संबोधित करता है, ब्रूटस को, क्योंकि ब्रूटस क्या था, ब्रूटस जो है सीज़र का बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड था। और मतलब कि जो लास्ट में उसने जो है सीज़र को मतलब कि जब असेसिनेशन हो रहा था तो सबसे लास्ट वार जो है किसने किया था, ब्रूटस ने किया था। तो वो कह रहा था कि दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, क्यों, क्योंकि ब्रूटस जो उसका क्लोज फ्रेंड था, वो क्लोज फ्रेंड होने के नाते भी उसने जो है सीज़र को मारा ना। तो सीज़र कहता है भी एटे ब्रूटेड टू, मतलब ब्रूटस तुम भी ना। तो ये जो है जूलियस सीज़र का मार्क एंटोनी द्वारा कहा गया कोटेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव अ बीच कैरेक्टर सेज दस अबाउट जेलसी, इट्स द ग्रीन आइड मॉन्स्टर ना, यागो। विच कैरेक्टर सेज दस अबाउट जेलसी, जेलसी के लिए किसने कहा था, ये किस कैरेक्टर ने कहा है शेक्सपियर के, तो ये यागो ने किया है, यागो। ये भी अथेलो से, अथेलो प्ले से लिया गया है, ठीक है ना, अथेलो प्ले से लिया, इसमें द ट्रेजेडी ऑफ मूर, एक मूर की जो है जनरल रहता है, उसी कहानी है इसमें ना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है जेलसी को जो है संबोधित किया गया है, यागो जो है कहता है इसको। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग, आई थिंक किंग लियर में कहता है, लियर स्वयं ये कहता है नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग फॉर कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया के लिए ये कोटेशन जो है किंग लियर में, लियर अपने कहता है जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करता है अपने 3 डॉटर्स में, कॉर्डेलिया, रीगन एंड गनेरियल में, तो वो जो है कॉर्डेलिया, गनेरिल और रीगन में जब ये डिवाइड करता है तो वो ये बात बोलता है, ठीक है ना, कॉर्डेलिया को, कि नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग। ओके, द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1456। तो अब यहाँ बाइबल की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं एट अ ग्लांस, बाइबल से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो हम बाइबल से रिलेटेड इन क्वेश्चन को डिस्कस, मतलब कि कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गुटेनबर्ग बाइबल को आप जान गए कि लैटिन में लिखा हुआ था ना, गुटेनबर्ग ने लिखा था इसे, ठीक, और ये मेटल फॉर्म में था ना, मेटल फॉर्म में था, पेपर ऊपर का तो थोड़ा वो था नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में जब किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल जब आया वो, तो ये इसको हम जो है वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली नोन बाइबल इसको जो है कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। ये जो है 17th सेंचुरी में जो है ये बाइबल किंग जेम्स का बाइबल था, ठीक है ना। तो बाइबल से रिलेटेड जो है वो किंग जेम्स वर्जन का बाइबल मोस्ट फेमस हुआ था। तो गुटेनबर्ग बाइबल से पहले भी एक जो है बाइबल आएगी जिसको हम लैटिन इनटू इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ था, वो था, ये तो लैटिन में थी गुटेनबर्ग बाइबल, लेकिन एक आपको पता होगा 1382 में, ठीक है, एक सेकेंड, 1380
just give me just second to solve all the problems related to बाइबल. सो आपको पता होगा बाइबल जो था, गुटेनबर्ग बाइबल से पहले एक बाइबल था सॉरी, बाइबल को ट्रांसलेट विकलिफ, आपने सुना होगा, विकलिफ का नाम सुना होगा. इन्होंने 1382 में जो है वल्गेट के बाइबल को जो है इन्होंने लैटिन इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. ठीक, 1382 में, याद रखिएगा 1382 में. बाद में आपका 1456 है, समटाइम इज़ 1454, ये भी याद रखिएगा, 14 भी, ठीक, 54 भी याद रखिएगा. ठीक, ये फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल है, ठीक है ना. इसको जो हम लोग जो है फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल के नाम जानते हैं. उसके बाद जो है उसके बाद जो है एक विलियम टिंडेल थे, वो भी याद रखिएगा ना. तीसरे जो थे हमारे विलियम टिंडेल, जो विलियम टिंडेल थे, इन्होंने भी 1525 में, ठीक, अभी देखते रहिएगा. फिर 1535 में जो है वो कवरडेल, COVER, कवरडेल्स की बाइबल आई. ठीक, इसको जो है न्यू टेस्टामेंट में भी शामिल, न्यू टेस्टामेंट कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट. ठीक. फिर 1557 में जेनेवास बाइबल, जो कि है ये वर्स फॉर्म में थी. किस में थी ये, वर्स फॉर्म में ना. बाइबल से रिलेटेड जेनेवा बाइबल जो वर्स फॉर्म से थी ये. उसके बाद 1612 में जो है वो जेम्स, 17th सेंचुरी में जो आपको बताया, जेम्स बाइबल, वाइडली मोस्ट फेमस बाइबल. ठीक, उसके बाद जो है 1952 में जो है रिवाइज्ड बाइबल, 1952 में रिवाइज्ड बाइबल, एंड 2004 हॉलमैन स्टैंडर्ड्स बाइबल. ठीक, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हॉलमैन स्टैंडर्ड बाइबल. सॉरी, इट्स ऑल अबाउट बाइबल ना. तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि गुटेनबर्ग बाइबल, विकलिफ बाइबल, फर्स्ट प्रिंटेबल बाइबल, तो आपको सब पता है. आपको 3 इसमें से याद रखना. एक ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल, ठीक, एक ये हो गया, एक जेम्स 16, ये बहुत पूछा जाता है, और एक सबसे पहला 30 विकलिफ बाइबल. ठीक, और ये वर्स फॉर्म में तो आपका जो है ये वाला जेनेवास बाइबल. ये थोड़ा बस ये 2-3 टर्म आपको याद रखिएगा. ओके, मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 17. स्पेस इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल. देखो, फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, फर्स्ट प्रिंटेबल बाइबल जो है वो है माइल्स की कवरडेल. यहाँ तो जो है गड़बड़ हो गया है. इसको फर्स्ट प्रिंटेबल बाइबल कहा जाता है, गुटेनबर्ग बाइबल को भी. तो ये भी है प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड बाई इंग्लिश बाइबल. अच्छा हाँ, तो ये लैटिन में था. ठीक है, ये लैटिन में था, कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक, इंग्लिश की बात कर रहा है तो इंग्लिश बाइबल वो थी माइल्स की कवरडेल, ये कवरडेल बाइबल. ठीक, न्यू टेस्टामेंट में जो है शामिल हुई थी. ठीक, न्यू टेस्टामेंट में इसको इंक्लूड किया गया है, न्यू टेस्टामेंट बोला जाता है. ठीक, तो ये जो है आपका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक. तो क्रिश्चियन बेस्ड ह्यूमनिस्टिक एपिक जो है वो द फेरी क्वीन था. आपने पढ़ा होगा द फेरी क्वीन जो है, जिसमें जो है, इफ़ आई विल टॉक अबाउट फेरी क्वीन, सो मोटा मोटी अगर हम फेरी क्वीन की बात करते हैं तो आप ये देखिए, फेरी क्वीन जो है इसमें 6 बुक पब्लिश हुई थी. ठीक है, फेरी क्वीन 6 बुक थी इसमें. ठीक, इसकी जो तीन जो बुक थी वो पहले और 3 बुक बाद में पब्लिश हुई थी. जो ये 1590 में जो थी, एक 1609 में पब्लिकेशन हुई थी. ठीक, 3 बुक इसमें, 6 बुक की टोटल ना. और ये 6 बुक्स में है जो है आपको 6 बुक्स में आपको जो है 6 जो वर्च्यूज़ हैं उस पर डिस्कस किया गया है. 6 वर्च्यूज़. वो 6 वर्च्यूज़ क्या क्या थे, आपके जो है वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस, वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी और प्योरिटी, वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड courtesy. These all are 6 virtues in which 6 books has been discussed in Fairy Queen. Okay, or you can say 6 virtues. 6 virtues is equal to you can say 6 knights. 6 knights. Okay,
एंड ईयर 6 बुक। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 6 वर्च्यूज 6 नाइट एंड 6 बुक। 3 जो है आपकी 1590 में एंड अनदर इज 1605 में। ओके। और इसमें जो है एलिजाबेथन फर्स्ट को जो है ग्लोरियाना के रूप में मतलब कि वो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। जो ग्लोरियाना इसमें है कैरेक्टर फेरी क्वीन में, उसको जो है एलिजाबेथ, और एक आप ये वेल्फीबी, ये आपको याद रखना है, वेल्फीबी और ग्लोरियाना। ठीक। और इस प्ले से एलिजाबेथन खुश होकर जो एलिजाबेथ ने क्या किया था, पेंशन रिलीज कर दिया था एडमंड स्पेंसर को। ठीक है ना, $50 पर ईयर। ठीक। इसका जो प्रीफेस था, इसका जो प्रीफेस है फेरी क्वीन का, वो जो है वाल्टर रिलीग के बारे में पीछे भी चर्चा की थी। अब वो जिन्होंने जो है आपका जो है इस वो बसाया था। ये देखो ये कहाँ गया आपका जो है, वर्जीनिया में जो है वाल्टर रिलीग ने जो है बताया था ना, कोर्टियर थे क्वीन एलिजाबेथ के, तो इन्होंने जो इसका प्रीफेस लिखा था। ठीक। जूलियस सीजर। ठीक। उन्होंने जो है इसका प्रीफेस लिखा था, वेल्फीबी ने। ठीक। सॉरी, वाल्टर रिलीग ने इसका फेरी क्वीन का प्रीफेस लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है मतलब कि ऐसा माना जाता है कि 12 बुक लिखने का इरादा था इनका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। एलिगोरिकल एलिगरी में है ये, एलिगोरिकल वर्स है। ठीक है ना। बुक 1 में आपको जो है डुएसा, आर्किमेगो, हाउस ऑफ प्राइड, ऊना और गोगिलियो, रेड क्रॉस नाइट, लूसीफेरा, नाइट आर्थर। ठीक। उसके बाद तो ये सारे जो बुक 2 में आपको सर गुएन ना, जो कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके, इसमें टेम्परेंस को सके। तो ये 6 नाइट्स थे, ये 6 वर्चूज़ को शो करते थे। जो भी 6 नाइट्स थे, ये 6 वर्चूज़ को, तो वैसे कहा ना 6 वर्चूज़ इक्वल टू 6 नाइट इक्वल टू 6 बुक। तो 6 बुक में 6 नाइट्स के 6 वर्चूज़ को दिखाया। जैसे अब रेड क्रॉस नाइट की अगर हम बात करें तो ये हॉलीनेस को शो करता है। सर गुयोन की बात करें तो टेम्परेंस, पेशेंस ना। ब्रीटोमार्ट, इसको याद रखिएगा, ये जो फीमेल कैरेक्टर है ब्रीटोमार्ट, ये बुक 3 में जो है एक फीमेल कैरेक्टर है जो चैस्टिटी और प्योरिटी का जो सिंबल है। ट्राइमंड एंड कैम्बेलो, ये 2 नाइट्स हैं। ठीक है ना, जो वैल्यू एंड फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। 5वीं बुक में आपको आर्टिगल मिलेगा जो जस्टिस को, 5वीं बुक में आपको जो है आर्टिगल जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। 6th बुक में आपको कैलिडोर मिलेगा, कैलिडोर जो कि जो है कॉर्टेसी ना, पोलाइट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 वर्च्यूज रिप्रेजेंट 6 नाइट्स ना, और यू कैन से 6 नाइट्स रिप्रेजेंट 6 वर्च्यूज। दीज आर क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक। ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट? द मर्डर ऑफ गोंजागो। वेरी सिंपल है, गोंजागो इज द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। याद रखिए, गोंजालो से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। गोंजालो इज अनदर कैरेक्टर बिलोंग टू शेक्सपियरियन प्ले इन टेम्पेस्ट। ठीक। टेम्पेस्ट में भी गोंजालो है, इसमें गोंजागो है, पूछा गया है। ठीक। वेकन रोट टोटल 58 एसेज विथ शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ। ठीक। द कॉमिक कैरेक्टर टोनी लंपकिन appears in She Stoops to Conquer. So this is the Oliver Goldsmith's na comedy na, which is performed in 1773 in London. Okay. तो इसमें जो आपको टोनी लम्पकिन नाम का कैरेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी, ये है गॉर्बुडक। गॉर्बुडक कहानी आपको सबको मालूम है। द फेमस बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज रिटन बाय AC ब्रैडली एंड नाइट, इस विल्सन नाइट भी हैं। ठीक। द लाइन इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन अपीयर्स इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। ठीक। ड्यूक ऑफ ओर्सिनो। तो इट्स ऑल अबाउट आवर एलिजाबेथनेस पार्ट 2। ठीक। टारगेट है एलिजाबेथनेस में लगभग जितने भी क्वेश्चंस पार्ट हैं वो मतलब कवर कर लें, और क्वेश्चंस में ही हम बाकी जो है अदर इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट नॉलेज है, वो मैं इंक्लूड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।